नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पीएम मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इन्होंने आज तक फोन पर दलाई लामा से बात नहीं करी। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल टुगेदर आप अगर देखो तो 2015 से काफी दूरी बना ली थी फ्रॉम दलाई लामा। ये सब किया गया था चाइना को खुश करने के लिए, मगर अब जाकर पहली बार जब से पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इन्होंने फोन पर बात करी है दलाई लामा से और इनको बर्थडे विश किया है। वैसे आप अगर देखो तो इन्होंने ट्विटर पे भी लिखा है कि मैंने फ़ोन पर बात करी विद दलाई लामा और इनको विश किया है ऑन हिज 86 बर्थडे। ट्विटर पे इन्होंने बर्थडे विश वैसे किया था 2015 में, मगर जब से पीएम बने हैं डायरेक्टली बातचीत नहीं हुई ना। पीएम मोदी का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब इंडिया चाइना दोनों कंट्रीज ने बॉर्डर पर 2-2 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। और बाय द वे यहाँ पे आप देखोगे ये फोटो है दलाई लामा की, ये है दलाई लामा यहाँ पर। और चाइना इन द पास्ट ओपनली इंडिया पे आरोप लगा चुका है कि भारत दलाई लामा का इस्तेमाल करता है चाइना के अगेंस्ट। चाइना का मेन डर यहाँ पे दलाई लामा से ये है कि तिब्बत की आज़ादी का सबसे बड़ा चेहरा अगर दुनिया में कोई है तो वो है हिज होलीनेस दलाई लामा। आप सबको पता होगा यहाँ पर ये है तिब्बत। इस देश को चाइना ने 1950s में कब्जाना स्टार्ट कर दिया था और एक बार जब इनका कब्जा यहाँ पे कंप्लीट हो गया 1959 तक, तब यहाँ पे जो रूलर थे दलाई लामा, ये तिब्बत से भाग के आ गए इंडिया में। और इंडिया में आकर काफ़ी बार दलाई लामा ने बात करी है तिब्बत की आज़ादी की। चाइना यहाँ पर यह कहता है कि इंडिया ने आज के समय उस व्यक्ति को शरण दी है जो तिब्बत की आज़ादी की बात करता है, आज़ादी की या फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है। तो जब भी भारत में दलाई लामा की कोई कॉन्फ्रेंस होती है, दलाई लामा कहीं पे ट्रैवल करते हैं या फिर इन द पास्ट हमारे पीएम दलाई लामा से मिलते थे, तब चाइना ऑफिशियली प्रोटेस्ट करता था और कहता था कि अगर इंडिया को अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं विद चाइना तो इनको दलाई लामा से डिस्टेंस बना के रखना होगा। नाउ नरेंद्र मोदी जी की मैं अगर बात करूं तो इंटरेस्टिंगली प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये बहुत बड़े सपोर्टर थे दलाई लामा के। जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुझे याद है इन्होंने कई बार धर्मशाला को विजिट किया, वहां पर स्पीच दिए। काफी बार देखा गया कि यहाँ पे इनको एक गिफ्ट प्रेजेंट करते थे। दलाई लामा ने भी इनको काफी बार स्पीच में अप्रिशिएट किया, इनकी तारीफ करी। मगर जब से नरेंद्र मोदी जी पीएम बने तब से लेकर अब तक आप देखोगे एक भी फोटो आपको नहीं मिलेगी नरेंद्र मोदी जी और दलाई लामा की। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 2015 से तो इन्होंने बर्थडे भी ओपनली विश करना बंद कर दिया था। 2015 में ऐसा क्या हुआ था? 2015 में बहुत सी चीजें हुई थी। पहली बात तो पीएम मोदी की हिस्टोरिक विजिट हुई थी चाइना में। यह विजिट मानी जा रही थी काफी सक्सेसफुल। उस वक्त इंडिया चाइना में इतने कोई इश्यूज थे नहीं, रिलेशंस काफी हद तक अच्छे भी थे, कुछ हद तक आप कह सकते हैं। और जब मोदी जी चाइना में गए तो ये भी बातचीत करी गई कि 22 बिलियन डॉलर्स की जो डील है ये साइन करी गई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट पर्पस की डील्स थी और कुछ हद तक ये डील मटेरियलाइज भी हुई है, ग्राउंड पर कुछ इसका काम भी हुआ है। मगर चाइना ने बहुत ही इनफॉर्मल सीक्रेटिव तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को ये बात बताई कि दलाई लामा को लेकर चाइना खुश नहीं है। ये बात बाद में इंडिया में बहुत से न्यूज़ पोर्टल्स ने कवर करी थी कि चाइना ने ये बात भारत सरकार को कन्वे करी है और ये काफ़ी बार पहले भी कन्वे कर चुके हैं। तो 2015 में इंडिया के पास यहाँ पे एक ऑप्शन थी कि क्या हम यहाँ पर चाइना को अपीज करने की कोशिश करें, मतलब कि चाइना को खुश करने की कोशिश करें, या फिर नहीं हम दलाई लामा के साथ मिलेंगे और उनके सेमिनार भी हुआ करेंगे। इंडिया ने यहाँ पर पाथ चूज किया अपीजमेंट का। इसके बारे में आपने काफी आर्टिकल पढ़े होंगे कि ऑलमोस्ट इंडिया ने यही कोशिश करी कि चाइना को खुश रखो। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट में एक बहुत बड़ा देश है, इनके साथ हम चाहते नहीं है कि रिलेशंस खराब हो। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि ठीक है, जिस बात को लेकर ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर है वो इशू हम यहाँ पे कम उठाएंगे। तो उसके बाद से आप अगर देखो तो दलाई लामा ने जब ये भी कोशिश करी कि एक कॉन्फ्रेंस हो भारत में जहाँ पे हांगकांग के कुछ लोग आएंगे, कुछ उइगुर मुसलमान आएंगे और वो मिलकर यहाँ पे आलोचना करेंगे चाइना की सरकार की। इंडिया ने जो ये कॉन्फ्रेंस है पहले तो अलाउ करी, मगर बाद में हांगकांग के लोग और जो उइगुर मुस्लिम्स के लीडर यहाँ पे आने वाले थे उनका वीजा कैंसिल कर दिया। इसको माना जाता है 2016 का इंडिया का चाइना ब्लंडर। यहाँ पे आप देखोगे 2016 का आर्टिकल है, इंडिया डिनाइज वीजा टू चाइना डिसिडेंट एंड एक्टिविस्ट। ना इससे हमको उम्मीद ये थी कि चाइना काफ़ी हद तक अप्रिशिएट करेगा इंडिया को, ये मानेगा कि भारत सरकार चाइना की इनसिक्योरिटी का भी ध्यान रख रही है। ना उसके बाद आता है 2017। यहाँ पर इंडिया को एक्चुअली रियलिटी पहली बार दिखी कि चाइना असल में है क्या, इनका व्यू पॉइंट क्या है भारत को लेकर। क्या हुआ कि दलाई लामा देखो सेंस भारत में रहते हैं, हम इनको भारत से निकालेंगे तो नहीं। अब भारत में जब वो हैं तो भारत की किसी भी स्टेट में वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो दलाई लामा कुछ दिन के लिए अप्रैल 2016 में गए थे अरुणाचल प्रदेश में।
चाइना ने पहली बार बहुत ही बड़ा इसका प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश इनके हिसाब से एक डिस्प्यूटेड रीजन है। यहाँ पे दलाई लामा, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश को तोड़ना चाहता है, उसको आप बुला रहे हो, ये बहुत गलत है। जबकि इंटरेस्टिंग बात ये देखो कि इससे पहले 6 बार दलाई लामा जा चुके थे अरुणाचल प्रदेश, मगर 2017 में चाइना ने पहली बार बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट किया इस इशू को लेकर। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जैसे ही दलाई लामा की विजिट खत्म हुई, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर दोकलाम स्टैंड ऑफ स्टार्ट हो गया। भूटान के पास चाइना की आर्मी गैदर हो गई, इंडियन आर्मी गैदर हो गई, और बताया जाता है कि यहाँ पर चाइना ने दोकलाम स्टैंड ऑफ में इंडिया को मैसेज सेंड किया था कि फिर से दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए तो यही होगा। उसके बाद से हमने देखा है कि दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश को विजिट किया नहीं है। तो 2017 के दोकलाम इंसिडेंट के बाद भी भारत की जो ओवरऑल नीति थी चाइना को लेकर, ये बदली नहीं। 2021 तक भी आप अगर देखो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ओपनली दलाई लामा का नाम लेने से भी कतराते थे, मगर अब जाकर फाइनली आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है यहाँ पर इंडिया में कि दलाई लामा को अगर हम दूर रखते हैं तो और उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना का बिहेवियर चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स इंडिया, तो ये हमारी गलती है। चाइना फंडामेंटली इंडिया को देखता है एक बहुत बड़ा थ्रेट। आबादी के हिसाब से ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ पीपल, थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो जाती है, यूएस यूरोप का सपोर्ट मिल जाता है, तो विद इन 10 to 15 ईयर्स ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और चाइना का जो सपना है कि एशिया को कंप्लीटली ये डोमिनेट करेंगे, वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा जब तक इंडिया ग्रो करता रहेगा। तो चाइना हमेशा फंडामेंटली आप अगर देखो तो इंडिया के अगेंस्ट ही रहने वाला है आने वाले कई सालों तक। हाँ, इसमें कुछ पॉकेट्स ऑफ पीस आ सकते हैं कि 2-3 साल तक बहुत ज़्यादा पीसफुल रिलेशंस रहे, बॉर्डर पे कुछ हुआ नहीं, मगर जो इनकी ग्रैंड स्ट्रेटजी है चाइना की, वहाँ पे इंडिया इनके लिए एक फ्रेंडली कंट्री बिल्कुल नहीं है। तो मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ ये बात देखकर कि इंडिया फाइनली दलाई लामा को लेकर जो अपनी पॉलिसी है इसमें बदलाव ला रहा है। उम्मीद यहाँ पर यह है कि दलाई लामा फिर से इन द फ्यूचर अरुणाचल प्रदेश को विजिट करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि दलाई लामा को लद्दाख में भी लेके जाइए, यूएस को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कराइए, उनको भी बोलो कि दलाई लामा को आप प्रमोट करो। और अगर चाइना का यहाँ पर कोई भी विरोध आता है तो जो चारों क्वाड देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, इन चारों कंट्रीज के जो रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं, ये एक सुर में आके चाइना के अगेंस्ट जवाब दे। इस टाइप की नीति अगर हम डेवलप कर पाते हैं तो ही चाइना को यहाँ पर प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। नाउ दलाई लामा को फिर से पब्लिकली एक्नॉलेज करने के पीछे एक रीजन ये भी है कि आपको पता होगा चाइना के जो सोल्जर ज्यादातर जो आते हैं आज के समय ईस्टर्न साइड से, वो इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास ज्यादा ड्यूटी कर नहीं पा रहे। जो टेरेन है वो उनके लिए काफी मुश्किल है। इस पर मैं एक अलग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो चाइना आज के समय क्या कर रहा है कि तिब्बत के जो लोकल्स हैं, वहां पे जो जॉबलेस तिब्बतियंस हैं, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनका कद थोड़ा बहुत ठीक है, उनको चाइना बस क्विक बेसिस पर 1-2 महीने की ट्रेनिंग देकर अपनी आर्मी में भर्ती कर रहा है ना। मैं समझ सकता हूं कि इनमें से कई युवकों को अंदर से खराब लगता होगा। उनको पता है कि चाइना ने इनका देश कब्जाया था और आज के समय इनको ही इस्तेमाल कर रहा है एक दूसरे देश को धमकाने के लिए। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर दलाई लामा को ओपनली इज्जत देती है तो चाइना को भी काफी तकलीफ आएगी तिब्बत में इन यंग तिब्बतियंस को रिक्रूट करने में। कई यहाँ पर जो तिब्बतियंस हैं हो सकता है कि सर्विस करने से ही मना कर दे, ये देखते हुए कि हम उस कंट्री के खिलाफ खड़े हो जाएंगे जिस कंट्री ने हमारे दलाई लामा को शरण दी है। तो देखिए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत ही लंबे समय के ब्लंडर्स के बाद, गलतियों के बाद फाइनली मैं मानता हूँ कि इंडिया अब एक सही राह पे चल रहा है और हमारी सरकार प्रॉपरली एक्नॉलेज कर रही है दलाई लामा को। एंड फाइनली द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, अगर आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो unacademy.com पे जाओ या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है डाउनलोड कर लो। यहाँ पर क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर, या फिर जो भी एग्जाम आप जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स रिमार्केबल इसलिए है क्योंकि अकेला कोर्स है जहां पे आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि कोर्स खरीदने के बाद आप ठंडे ना पड़ जाओ। पूरे टेन्योर में प्रॉपरली आप कोर्स को फॉलो करो, क्लासेस देखो, टेस्ट को यहाँ पर अटेम्प्ट करो। और अगर आप एक लकी स्टूडेंट हैं जिसके पास अभी 2 साल हैं, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, जो टारगेट कर रहा है यूपीएससी 2024 को, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स आइकॉनिक का। ये आपको पड़ेगा 4823 रुपीज पर मंथ का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो सेव मनी, यूज द कोड PD10। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।